और मैं भी देखता हूँ कि अभी अगला साल मोटे अनाज का वर्ष दुनिया ने घोषित किया है, लेकिन मोटा अनाज आएगा कहाँ से? एक तरफ कोरोना, एक तरफ चलते हुए युद्ध, दुनिया अशांत भाव में, उत्पादन कहाँ से करेंगे? जो उत्पादन करने वाले देश हैं उसको भारत का हिस्सा 40% है, लेकिन हम भी कैश क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। बढ़ती आबादी, जनसंख्या का घनत्व, उन सब कारणों से उस मोटे अनाज की बजाय हम कैश क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। अगर बांग बनेगा तो हम मोटा अनाज नहीं बोएंगे, हम गन्ना, धान या गेहूँ बोएंगे, जिससे ज़्यादा मिले, ज़्यादा हम पैसा कमाए। हम तो भी सोचते नहीं। अब ये कंट्रोडिक्शन है, इसके बीच में संतुलन बनाना ये बड़ी बात है। जो टॉस आप लेकर यहाँ पर बैठे वो तो और भी कठिन है। हमारी भारतीय परंपराओं में ऐसे अनेक अवसर हैं, अनेक ऐसी धाराएं हैं जो हमको आहार के संयम की तरफ पूरी ताकत के साथ अपने धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से, बाकी दृष्टि से करती है। कोई कहता है शाम को मत खाइए, कोई कहता है कि जमीन के नीचे का मत खाइए, मतलब 10 परंपराएं आपको मिल जाएंगी। वैष्णव परंपरा और भी है जो और भी कठोरता के साथ कहती है, वो तो मांस से ज्यादा खराब लहसुन प्याज को मानती है। हो सकता है, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन अगर हम इन बातों को मानते, लेकिन ये सच है कि कोई भी भारत की धरती पर पैदा हुआ कोई भी धर्म हो या दुनिया का धर्म, वो उपवास को सब अच्छा मानते हैं। खाली पेट रहकर साधने करने वाली प्रवृत्ति को सब अच्छा मानते हैं। ये तो सच्चाई है, एक रूपता तो है। इस सब के बावजूद भी कि लोग इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन इन बातों के मामले में हम शायद एक हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब इस बात के लिए यहाँ पर आज आवाज उठाने के लिए, कुछ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम बड़ी सामान्य बात शब्दों में कह देते हैं, जैसा हम खाएंगे वैसा हम सोचेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे, जैसा हम करेंगे वैसे हमारी आदत बनेगी, जैसी हमारी आदत बनेगी वैसी हमारी नीयत होगी, जैसी हमारी नीयत होगी वैसी हम कुछ करने वाले। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत सामान्य चीजें हैं। ये चीजें कोई मैं पहली बार कह रहा हूं ऐसा नहीं, लेकिन दुनिया में जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन में भारत अगुवाई करने की स्थिति में। उसके कारण है कि हमारा स्वभाव, हमारी आदत, हमारा संस्कार, हमारी जीवन शैली में जिन पैमानों को कहा गया है उनको हम माने या ना माने, लेकिन हमारी मान्यताएं उनके साथ टिकी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि हम चीजों को जब देखते हैं, लेकिन जब दूसरा पक्ष है कि हम दुनिया में जिन चीजों को पहुंचा सकते हैं वो आसानी के साथ में अगर कहीं से उद्योग के रूप में या सप्लाई चेन के रूप में कहीं मिल सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत हो सकता है, जो तेजी के साथ अगुवाई कर मांग और पूर्ति के इस अंतर को बांट सकता है। आज यहाँ पर बैठे हुए लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं कि हम क्या खाते हैं या हम क्या बनाते हैं, हमको उससे तेजी के साथ अगले कदम के बारे में सोचना होगा। एक इंडस्ट्री के रूप में हम क्या मांग और पूर्ति के इस अंतर को भर सकते हैं? और जब मांग और पूर्ति के अंतर को भरने की बात होगी तो सिर्फ देश में नहीं होगी, तो निर्यात होगा। जब निर्यात होगा तो उसके पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर्स में मदद करने वाला कौन होगा? तो फिर एपीडा और FSSAI दो ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनको तय करना होगा। मैं पूछ रहा था, क्या हम अब तेजी के साथ में कुछ पैरामीटर्स को बनाने के बारे में सोचेंगे? मुझे लगता है कि ये डिस्कशन जरूरी है। हम कंप्लायंस को कम करके इस इंडस्ट्री को किस तेजी के साथ में ग्रो कर सकते हैं, हम इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बारे में क्या सोच सकते हैं? दुनिया में ऐसा नहीं है कि हमारा भारतीय खान पान पसंद नहीं किया जाता, दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है भारतीय खान पान, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसी कंपनी नहीं है भारतीय तो दुनिया में नाम रखती है फूड प्रोसेसिंग के मामले में। कारण छाट दी गई, सरकार ने माना कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हम पीछे हैं और जो हमारे पास में साइंटिफिक पैरामीटर्स होने चाहिए उसकी कमी है। और उसके फूड लैब के बारे में बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। जो भी पैरामीटर्स होते हैं दुनिया के, वो पूरी दुनिया में एक से नहीं है। यूएस के अलग हैं, बाकी अरब कंट्रीज के अलग हैं, यूरोपियन कंट्रीज के अलग हैं। 3 मोटे तौर पर 3 पैरामीटर्स, लेकिन हम हमारे मन में पता नहीं क्या है कि हम सारे पैरामीटर्स उन्हीं के मानकर हम भारत को चलाना चाहते हैं।
अगर उन पैरामीटर्स के साथ चलेगा तो भारत का स्वाद नहीं रहेगा, पर भारत का खान पान पसंद नहीं किया जाएगा। हाँ, हम ईमानदारी से लेते इसमें इतना फैट है, इसमें जैसे जिस बात के लिए आप कहते हैं कि नहीं इसमें फैट तो है, लेकिन ये एनिमल फैट नहीं है, ये पौधों से नहीं हुई चीज है। ये चीजें हमें लिखनी होंगी, ये तो सच है। लेकिन पैरामीटर्स के बारे में मेरा पहला उस विभाग का मंत्री होने के नाते मैं अपनी दोनों जिम्मेदार एजेंसी से कहूँगा, हमारे पास नेक्टम जैसी संस्थाएं हैं जिसको अभी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है, मैंने उनसे भी कहा हमें रिसर्च किस नाते करना है, हमें कुछ नहीं करना। जो हमारे पुराने लोग अपने ढंग से बनाते रहे हैं उनको कंटेंट को एक बार प्रमाणिकता के साथ लिखता, किसी को खाना है तो खाएगा, नहीं खाना तो नहीं खाएगा, लेकिन जो उसमें लिखा है वो 100% सही है। और इस बात के लिए PIL स्कीम प्रधानमंत्री जी ने इस साल से जारी की है और 10,900 करोड़ रुपया 5 वर्ष में बड़े इंडस्ट्रीज को, मगर वो भारतीय कंपनी होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग की भारतीय कंपनी। हम तो भी नए हैं, हमारा तो अभी चलना शुरू हुआ है, लेकिन जो पहले से काम करने वाले लोग हैं वो दुनिया में कोई भारतीय कंपनी अपना नाम रोशन कर सकती है क्या? और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला समय इस उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। और मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आज इस दिन भर के संवाद में, चर्चा में, इस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज निकल कर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो संस्थाएं यहाँ पर बैठी हैं उन्हीं को ये सारे काम करने हैं। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कंप्लायंस नहीं कम करोगे तो जो काम 15 दिन में हो सकता है उसको 15 महीने लग जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सामने सप्लाई चेन दिखती है और उसमें अगर कोई गैप्स हमको दिखते हैं, गैप्स चाहे वो पैरामीटर्स को लेकर हो, बाकी चीज़ों को लेकर हो, उनको चिन्हित करना और उनके समाधानों को खोजना, ये सबसे अहम बात मुझे लगती है। उससे मैं बहुत लंबी बात नहीं करती, अपनी बात में समाप्त करता हूँ, लेकिन वहीं से समाप्त करता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया कि जो जीव है उसका जो स्वाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ताकतवर भी मैंने कहा था, कमजोर भी मैंने कहा था, कमजोरी भी है या बड़ी ताकत भी है। अब मैं ताकत जीव की क्या होती है इसके कहकर अपने संदेश को स्पष्ट करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सब रामकृष्ण परमहंस जी का नाम जानते हैं, महान संत थे जिनके स्पर्श ने विवेकानंद को विश्व विजेता बना दिया और इतनी अल्प आयु में भी वो करके चले गए। इतनी ऊर्जा रखने वाले व्यक्ति वो हमेशा अपनी पत्नी से कहते थे कि आज भोजन में क्या बना है। तो एक बार उनकी पत्नी ने कहा, इतने बड़े संत हैं लेकिन आपका जीभ पर संयम नहीं है, हमेशा पूछते हैं क्या बना है। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो मैंने विजय प्राप्त की है, लेकिन स्वाद बचा है। तो जब तक स्वाद है तब तक ये जीवन शायद चलेगा। कहते एक समय उन्होंने कहा कि मेरे खाने की इच्छा नहीं। उनकी पत्नी ने रो दिया। वो समझ गई कि जीव का स्वाद जब छूट गया है तो उनका जीवन भी छूटने वाला है। वो कुछ दिनों बाद रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे। व्यवसायिक और औद्योगिक दृष्टि से अपने नजरिए को देखना होगा। मार्केट तो है, और जिस प्रकार से कोरोना की बीमारी ने लोगों को चेताया है, अब मैं मजाक में कहूँ तो वामपंथी और विज्ञानी दोनों मानने लगे हैं कि नहीं अब शाकाहार की तरफ जाना होगा। और आज पूरे कोरोना में ये बात चलती रही है। पहले लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि दकियानीस लोग हैं, हल्दी का दूध पीते हैं, अब हल्दी का पूरे $1000 में लेके कते खरीद के पीते रहे लोग। ये मजाक उड़ाया गया। लेकिन हम तो प्लांट बेस्ड भोजन के सदियों से, युगों से उसके समर्थक रहे हैं। हाँ, उसमें भी निषेध रहा है, क्या खाएं क्या ना खाएं। एक वर्ग कहता है जमीन के नीचे जो गड़ा है वो हम नहीं खाएंगे, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं हम कांड ही खाएंगे। तो ये फर्क हो सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।